नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। स्कूल व्याख्याता को लेकर हमने एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है और उस टेस्ट सीरीज में कुछ प्रश्न मालाएं हैं। लगभग उसमें 16 टेस्ट होंगे और 16 टेस्ट में से एक टेस्ट है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का होगा। इसके अलावा दो टेस्ट ऐसे हैं जो लगभग 10 यूनिट बनाई गई है। आपको पहले इसमें शेड्यूल आपने देखा होगा। उस 10 यूनिट में से 5-5 यूनिट के भी 2 टेस्ट होंगे। तो कुल मिला के 3 टेस्ट लास्ट में बड़े टेस्ट है जिसमें 15-15 दिन का समय दिया गया है और बाकी टेस्ट है वो 7-7 दिन के अंतराल से एक छोटे छोटे पाठ्यक्रमांश का होता रहेगा। हालांकि बीच में ऐसे टेस्ट भी आ रहे हैं जो लगभग 3 या 4 पाठ्यक्रमांश का एक टेस्ट बन रहा है। हर तीसरे हफ्ते के बाद में सिलेबस है वो रिपीट हो रहा है। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं और इसकी चर्चा हमने पहले की है और मुझे लग रहा है कि सब ठीक ठाक चल रहा होगा। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो, विशेषकर आगे से विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जैसे टेस्ट अपलोड होने के बाद में कुछ दिन बाद में उसकी व्याख्या हम करते हैं। तो टेस्ट अपलोड होने के बाद में अगर आपको उसमें कोई आपत्ति नजर आती है, कोई प्रश्न गलत नजर आता है, तो उसको हमें सूचित अवश्य करें। और कोई प्रश्न में आपको दिक्कत आती है, प्रश्न का ये जो लेवल है पेपर का वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। जैसे पहला टेस्ट है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, आप अंत तक जाएंगे तो पेपर का स्तर है वो बढ़ता रहेगा। कोशिश ये की जाती है कि प्रश्न का स्तर इस तरह से हो जिस तरह से आरपीएससी में होता है। बहुत अधिक ऐसे मुश्किल पेपर भी नहीं बनाए जाएं जो बिल्कुल विद्यार्थी को डिमोरलाइज ही कर दें, या मतलब विलक्षण पेपर बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। सामान्यतः मैं आप लोगों को एक बात कहता रहता हूं कि टेस्ट सीरीज का एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य ये होता है कि आप इसके माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें और पाठ्यक्रम को ठीक से याद कर पाएं, उसको समझ पाएं। इस बहाने से आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से रह सके, इसका केवल इतना मतलब है। या ऐसे प्रश्न जोड़ने की, ऐसे प्रश्न देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाएगी कि जो आरपीएससी में पूछे जाएं, या मैं ये कहूं कि मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा नहीं है। कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर यहाँ पे दिए हुए प्रश्न में से कोई आरपीएससी में पूछा जाता है वो एक संयोग मात्र होता है। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हम समय समय बात करते रहेंगे। पहले पेपर की बात हम कर रहे हैं। व्याख्या का मतलब ये होता है कि प्रश्न किस प्रकार से बना या किस प्रकार से बन सकता है, क्या यहाँ से कुछ और प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें रहती। ठीक है, यह प्रश्न बनने के पीछे आधार क्या है। पहला प्रश्न देखिए, साहित्य इतिहास लेखन में फ्रेंच विद्वान टेन ने किस तत्व को आवश्यक नहीं माना। तो जब हम साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन पढ़ा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा पढ़ी जाती है, वहां से 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हालांकि पूरे विश्व के स्तर का है कि एक तो होता है सामान्य इतिहास, एक होता है साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास लिखते समय कुछ तत्वों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है, जिसमें से फ्रेंच विद्वान टेन ने यह बात कही थी कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इन तत्वों का साहित्य इतिहास लिखते समय ध्यान रखना आवश्यक है। वो कवियों के व्यक्तित्व की बात नहीं करते। तो इसका उत्तर सी होगा। ठीक है। आगे चल के एक अलग व्यक्ति ने, हडसन ने कवि के व्यक्तित्व की बात की थी। तो यहाँ यह भी प्रश्न बनता है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने साहित्य इतिहास लिखने में कवि के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया, तो हडसन। ठीक है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष क्या है। जाति का मतलब है कम्युनिटी। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है तो हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, समाज है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है, उसको भी देखना जरूरी है। वातावरण का मतलब उस समय का परिवेश, उसमें की राजनीति क्या थी, उसमें की सत्ता कैसी थी, उसमें की संस्कृति कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी। और क्षण विशेष, जिस समय कवि कविता रचता है उस समय वो क्या सोच रहा होगा, उस समय उसकी मनोदशा क्या रही होगी। ये सब चीजें साहित्य का इतिहास लिखते समय सोचना जरूरी है। फ्रेंच विद्वान टेन ये बात कहते हैं कि जब आप साहित्य का इतिहास लिखें तो आप इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन उन्होंने कवि के व्यक्तित्व पर बात नहीं की। हडसन पहला व्यक्ति है जिसने कवि के व्यक्तित्व पर बात की थी। ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 3 नंबर। राजेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें व्याकरण के प्रश्न भी काफी है, जितने मेरे से मैं आपको बताता जाऊंगा। हालांकि इसमें सही उत्तर डी है, राजा प्लस इंद्र। तो ये बहुत सामान्य प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि व्याकरण पढ़ने में आपको वास्तव में आधार किताबें जो हैं वो 2 किताबें अपनानी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास तो स्कूल व्याख्याता के जो विद्यार्थी हैं, अगर वो कहीं नोट्स वगैरह ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को छोड़े नहीं।
कभी भी नहीं छोड़े, रोजाना उसको गीता मान के उसके 5 पेज पढ़े। ठीक है। रीति काल तक रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और आधुनिक काल में डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, जो लाला हरदयाल के साथ संपादित किया हुआ, लाला नहीं है वहां पे, हरदयाल के साथ संपादित हुआ, वो पढ़े। और ग्रामर के लिए विशेष रूप से 2 किताबें, एक तो हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग नाम से हरदेव बाहरी की पुस्तक आती है, और एक कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। इन 2 को जरूर पढ़े। नवीन व्याकरण रचना असल में कोई पुस्तक नहीं है, व्याकरण की बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, और मुझे लगता है कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं और वो कहते हैं यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक बात है, यहाँ से वहां से भी काफी प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी पुस्तक है, थोड़ी सी अपर्याप्त लगती है कभी कभी, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब इस टाइप का प्रश्न आता है, आप ये भी देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, आप ये देखिए, प्रश्नों के टाइप पर भी विचार कीजिए। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आदिकाल का नामकरण को लेकर अगर नामकरण के प्रश्न पूछे जाए तो कहां कहां से पूछे जा सकते हैं? आदिकाल से, उसके बाद में रीतिकाल से, और उसके बाद में आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है या जो द्विवेदी युग है। ठीक है। जैसे उनको जागरण सुधार काल कहा गया या पुनर्जागरण काल कहा गया। ठीक है। इसके बाद में छायावाद को स्वतंत्रतावाद किसने कहा, ये 2-4 प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, बिल्कुल ठीक है। कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा, यह भी ठीक है। सुमन राजे ने आधार काल कहा, यह भी ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल एवं जातीय साहित्य का उदय नहीं कहा। अपभ्रंश काल एवं जातीय साहित्य का उदय नाम इसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दिया था। तो फिर गुलेरी जी ने आदिकाल को क्या कहा था? अपभ्रंश काल कहा था। आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप इस प्रकार के पेपर हल करते हैं तो एक साथ आपको, मतलब जैसे यहाँ पे आपको लगभग 5 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, 5 डेटा मिल रहे हैं एक प्रश्न के माध्यम से। तो प्रश्नों को हल करने का एक हमारा ये भी उद्देश्य होता है कि यहाँ हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाए। निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो अति प्लस आचार है ना, अगर इसकी बात की जाए। अति प्लस आचार, ये भी यण संधि का उदाहरण है ना। सत्य प्लस आग्रह, ये नहीं, ये दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है। ये हो गया सु प्लस आ, और ये हो गया बी प्लस, तो इसका उत्तर बी होगा। ठीक है। विनायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विनयी प्लस अक, विनयी प्लस अक होगा। ये अयादि संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का एक जो भेद है अयादि संधि, उसका उदाहरण। ठीक है। सॉरी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ठीक है। ठीक है, ये 6ठे नंबर पे है इसी क्रम में। ओके। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। हिंदी साहित्य, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया था। यहाँ 2-4 बातें मैं बता देता हूँ। इस्तवार का मतलब, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान होगा। यह जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और लिटरेचर का मतलब है लिटरेचर, इस्तवार का मतलब है इतिहास। इस्तवार का मतलब क्या है? इतिहास। तो इतिहास, लिटरेचर यानी लिटरेचर। एंदुई, एंदुई का मतलब हिंदी। सॉरी, हिंदी के लिए हिंदी शब्द, हिंदवी शब्द, हिंदुई शब्द, ठीक है, या एंदुई शब्द, ये सब आ जाए कहीं भी तो इसका सबका एक ही अर्थ है हिंदी। हिंदुस्तानी का मतलब हमारे यहां जिसको हिंदुस्तानी कहा गया बाद में। और हिंदुस्तानी असल में ऐसी भाषा है जिसमें अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण है। हिंदुस्तानी वो भाषा है जिसमें अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण है। तो असल में यहां हिंदुस्तानी का मतलब है उर्दू। तो हम कहेंगे इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का मतलब हो गया है कि ऐसा इतिहास जिसमें साहित्य कौन कौन सी भाषा का है? हिंदी का भी है और उर्दू का भी है। आप इसके नाम से कम कई चीजें जान सकते हो कि इन्होंने हिंदी भाषा के कवियों को
अपने इतिहास में रखा, लेकिन साथ में उर्दू के कवियों को भी रखा। ये चीजें भी आपके काम आती है। ठीक है, अनुवाद आपके याद आ गए, भी अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, ये बात ठीक है, लेकिन आपके इसके नाम को भी थोड़ा समझे। जब मैं कहता हूं कि आप जब भी कोई हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, कोई भी चीज पढ़ें, उसके साथ उनके शब्दों को विशेष रूप से जाने कि वो क्या है, ये की भी तैयारी करने का एक तरीका है। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मन है विकार, बी ऑप्शन विकल्प होगा 2 नंबर। प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में असंगत है, तो यहाँ आपको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत 1959 में लिखा गया। देखो कितने ग्रंथों के नाम है, सबके प्रकाशन वर्ष भी है, इसमें हमें छांटना है गलत क्या है, असंगत का मतलब क्या है, गलत क्या है। इस बात को कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को कई तरीके से पूछा जाता है। असंगत है ना, कभी कभी इसको लिखते हैं गलत है, या पूछा जाता है सत्य नहीं है, या पूछा जाता है असत्य है। ये कई बातें पूछी जाती है। ठीक से प्रश्न को पढ़ना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। यहां पूछ रहा है कि राइटर का नाम, इतिहास का नाम और प्रकाशन वर्ष में कोई गलती है क्या, कहीं पे ढूंढनी है आपको। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो असल में 2003 में प्रकाशित हुआ था, सुमन राजन ने लिखा। इसका नाम आधा इतिहास क्यों? आधा इतिहास ये है कि इसमें केवल महिलाओं के बारे में जानकारी है, महिला साहित्यकार है, केवल उनके बारे में जिक्र है, और ये शुरुआत करती है बौद्धों से। पाली प्राकृत आदि में जो बौद्धों के यहाँ कुछ महिला रचनाकार हुई थी, जिनको थेरी कहा जाता है। अगर आपने ये नाम सुना है पहले, थेरी है ना, थेरी गाथाएं लिखने वाली कौन थी? बौद्ध धर्म में महिला लेखिकाएं थी थेरी गाथाएं लिखने वाली। तो थेरी गाथाओं से प्रारंभ करती है वो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजन ने लिखा है। और वो इस बात की पैरवी करती है कि महिला साहित्यकारों का अपना एक अलग इतिहास होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के द्वारा लिखे गए इतिहास महिलाओं के साथ न्याय नहीं करते, ऐसा वो सोचती है। ठीक है, बाकी तो सब ये है। अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न आता है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा, ऐसे करके एक बार प्रश्न आया था। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं, संपादन किया। संपादन में और लेखन में क्या अंतर है? अब देखो, सुमन राजन लेखिका है, गणपति चंद्रगुप्त लेखक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लेखक है, ये सभी साहित्य इतिहास के लेखक हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र साहित्य इतिहास के संपादक हैं। इसमें यह फर्क है कि अगर आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास देखें और पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे इस इतिहास में 40 पाठ है, मान के चलिए भी 40 पाठ है, तो प्रत्येक पाठ अलग अलग विद्वान के द्वारा लिखा गया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया? डॉक्टर नगेंद्र ने सब पाठों का संपादन करते हुए उनको अपने यहाँ एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसमें कोई जोड़ घटाव करना है तो, या उसको सुधारना है तो, या अगर नहीं सुधारना है तो भी, है ना। कुल मिला के कई सारे लेखकों के लिखे हुए अलग अलग आलेख को जोड़ के इन्होंने इतिहास बनाया है। बहुत सारे लेखकों से लिखवाया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र ने उसको एक जगह किया, एडजस्ट किया। ये संपादन है, जिसको हम एडिटिंग बोलते हैं, है ना। एडिटर को संपादक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी कभी कभी आता है कि कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा नहीं, संपादन किया। कभी कभी यह प्रश्न भी आता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो हमने जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हम पढ़ते हैं, जैसे वर्णानुक्रम है, या कालानुक्रम है, या वैज्ञानिक पद्धति है, या विधेयवादी पद्धति, तो कई बार विद्यार्थी समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया हुआ। ऐसा नहीं है, ये विकासवादी दृष्टिकोण से लिखा है इन्होंने। वो खुद कहने कि मैं, मेरा जो इतिहास है वो विकासवादी दृष्टिकोण से लिख रहा हूं। हालांकि उनका विकासवाद का दृष्टिकोण 15-20 पृष्ठ में है, उसकी मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस नाम को देखकर आप ये मत सोचें कि ये वैज्ञानिक विधि से या वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया है। ये विकासवादी या विधेयवादी दृष्टिकोण से ही लिखा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में आता है, ये भी एक तथ्य है। कुछ बातें ऐसी सोचे, आप कितनी सोच सकते हैं। मैं इसका बहुत बार उदाहरण देता हूं कि जब हम फ्री समय में पढ़ रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर परीक्षा का दबाव नहीं हो, तो हम एक बात को पकड़ के 100 बात समझ सकते हैं, है ना। आप ये देखें कि अच्छा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? वो 2 भागों में है। खास बात क्या है? खास बात क्या है? मुझे लगता है कि जो पहला भाग है वो इनका आदिकाल और भक्ति काल को लेकर है, जबकि पूरा का पूरा दूसरा भाग रीति काल को लेकर लिखा गया है।
और रीतिकाल को लेकर इनकी विशेष दृष्टिकोण है, विशेष मान्यताएं हैं, विशेष धारणाएं हैं। इसलिए कभी कभी रीतिकाल में जो विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके इतिहास में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अधिष्ठाता शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस स्थाता होगा। ठीक है, अधि प्लस स्थाता, तो 3 नंबर विकल्प इसमें उत्तर होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। शब्द शक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जहां लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है। नहीं, यही कथन गलत है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है गौण रूप से तो उपादान होती है। लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा दोनों शुद्धा के भेद है। आपको मालूम है कि प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ी और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती के फिर 2 भेद हैं, गौणी और शुद्धा। शुद्धा के फिर 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो जहां मतलब लक्ष्यार्थ लक्षणा उसको कहते हैं जहां लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, जहां वाच्यार्थ छूट जाता है, लेकिन लक्ष्यार्थ ग्रहण किए जाने के बावजूद भी वाच्यार्थ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है, वो उपादान होती है, न कि लक्षण लक्षणा। तो पहला ही कथन गलत है, ये उत्तर गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 नंबर जो विकल्प है वो गलत उत्तर है। जहां शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो वहां आर्थ व्यंजना होती है। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। बाकी सभी कथन सही है। दुशासन के मेल से बनने वाले सही शब्द होगा। इसमें एक खास बात गौर करनी, यहाँ पे 3 नंबर विकल्प उत्तर होगा, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप अपने हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नहीं तो आप राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे जाके उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 2 संस्करण है उसका, एक तो 80 पेज की किताब है, एक 40 पेज की किताब है, 44 पेज की किताब। उसमें यह लिखा गया कि असल में दोनों ही शब्द सही होते हैं, दुशासन और दुशासन, लेकिन आपको इन शब्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो इसको बोलते हैं द्वित्व, इसको क्या बोलेंगे? द्वित्व। द्वित्व का मतलब है एक समान वर्णों का 2 बार आना। आपने एक शब्द सुना होगा संयुक्त। क्या होता है संयुक्त? संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्णों का मेल, जैसे ये रहा आधा क और तय, अब ये संयुक्त है। तो 2 असमान वर्णों का मेल है वो क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। एक क है और दूसरा तय है। ये दोनों वर्ण समान नहीं, एक ही नहीं है। 2 असमान वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। लेकिन 2 समान वर्णों का मेल द्वित्व कहलाता है। तो उस पुस्तक में लिखा है कि जो द्वित्व वाले जो शब्द हैं आप उन्हें प्राथमिकता दें। तो अगर कहीं इनमें से आपको चुनना हो तो आप इसको चुने, विसर्ग वाले को नहीं चुने। आपको वो प्रत्येक विद्यार्थी को वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा तैयार की गई है और राजभाषा विभाग आप जाएंगे गूगल पर लिखेंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। असल में अपभ्रंश या अवभट्ट को पुरानी हिंदी कहा था इन्होंने। ये बात बहुत समय से पूछी जाती रही है परीक्षाओं में, लेकिन क्या ये कोई रचना भी है? असल में एक आर्टिकल है जो उस समय इनके आर्टिकल छपा करते थे, नागरी प्रचारणी पत्रिका में छपा करते थे, और नागरी प्रचारणी पत्रिकाओं में लेख लिख कर इन्होंने बात कही थी अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी आता है नागरी प्रचारणी पत्रिका है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका है। 1893 से या 96 से ये प्रकाशित हुई थी, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसी पत्रिका में ये इनके आर्टिकल छपे थे। तो पुरानी हिंदी रचना अगर पूछी जाए तो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखें, विसर्ग से पहले अ आ का स्वर तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग का बन जाता है। क्या बन जाएगा? विसर्ग का क्या बनेगा, है ना? यानी विसर्ग से पहले ए हो। ठीक है, सॉरी विसर्ग से पहले जैसे ए लिखा हो यहाँ पर विसर्ग और आगे क ख प या फ हो तो इस विसर्ग का क्या होगा? यह विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये उत्तर। क्या ऐसा प्रश्न कोई पूछा जा सकता है? आजकल पूछा जाने लगा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कामता प्रसाद गुरु को पढ़िए, वहां जो परिभाषाएं दी गई है
ये प्रश्न आपको ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। आप इस टेस्ट सीरीज से क्या सीखेंगे, इस प्रश्न मालाओं से आप क्या सीखेंगे, आप इतना ध्यान रखें, इस प्रकार की बातें भी पूछी जा सकती है। आमतौर पर विद्यार्थी नियमों की तरफ ध्यान नहीं देते, या जैसे सर्वनाम की, संज्ञा की जो परिभाषाएं लिखी है, एक ऐसा दौर था जब व्याकरण में केवल और केवल उदाहरण पूछे जाते थे। अभी आप पिछले कुछ समय से देख रही हैं कि व्याकरण में 4 कथन आते हैं लंबे लंबे, और उनमें से एक कथन गलत छांटना होता है। वो सारे कथन परिभाषाओं से बनते हैं। तो जो किसी भी पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो वहां जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण से पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, एक पूरा पैराग्राफ रहता है। उस पैराग्राफ में डिटेल होती है कि भाई क्या कैसे बनता है, क्या नहीं बनता। उस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक है। निम्न में से असंगत संधि है अंतःकरण, ये 4 नंबर। ठीक है। अंतःकरण, अंतः प्लस करण, यानी आगे भी ऐसे ही जाएगा, प्लस हट जाएगा और आगे अंतःकरण आएगा, तो 4 नंबर संधि गलत है। ठीक है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया। ठीक है। शब्द की जिस शक्ति के माध्यम से वाच्यार्थ, कोशगत अर्थ, व्याकरणिक अर्थ का बोध होता हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। देखो, जैसे कोई शब्द बोला जाए, है ना, गाय घास खाती है, तो गाय का मतलब यहाँ है एक पशु। तो आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो भी इसका अर्थ में क्या मिलेगा? पशु मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से वाच्यार्थ जो बोला गया अर्थ है, कोशगत अर्थ यानी शब्दकोश में जो अर्थ है, या व्याकरण आदि में जो अर्थ दिया गया है, वही अर्थ निकले तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। लेकिन जैसे कहे कि राधा गाय है ना, या कोई और जैसे कोई मतलब नाम दिया जाए, कोई भी नाम दिया जाए, वो कहा जाए गाय है, तो वो गाय नहीं है। राधा गाय, इसका मतलब राधा सीधी सादी लड़की है, तो यहाँ गाय शब्द का अर्थ क्या निकला? सीधी सादी। जबकि सीधी सादी, गाय का अर्थ सीधी सादी शब्दकोश में तो नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो शब्दकोश में अर्थ है किसी शब्द का, अगर वही अर्थ निकलता है तो वो अभिधा शब्द शक्ति से निकलता है। यहाँ गौर करने की बात है कि परीक्षा में कभी कभी आता है वाच्यार्थ, साक्षात संकेतित अर्थ, कोशगत अर्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, ये सब एक ही चीज है। ठीक है। निम्न में से यण संधि के उदाहरण नहीं है। यण संधि के उदाहरण नहीं है तो माधुर्य नहीं है। माधुर्य और दैत्य में, माधुर्य शब्द में यण संधि नहीं है, बाकी सभी यण संधि के उदाहरण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राजा मुंज को माना है। ठीक है। अलग अलग कवियों की अलग अलग हैं। राम कुमार वर्मा है, वो स्वयंभू को मानते हैं। राहुल सांकरतयन सरहपाद को मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुष्प दंत को माना है। ठीक है। अलग अलग कवि, अलग अलग आलोचक अलग अलग कवियों को पहला कवि मानते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, वो मुंज को पहला कवि स्वीकार करते हैं। ठीक है। भूर्ध्व का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भू प्लस ऊर्ध्व। यहां ये जो कम से कम मात्राओं की बात आती है संधि के अंदर, तो जितने स्त्रीलिंग होते हैं उसमें ई या ऊ की मात्रा बड़ी आती है। जैसे भू यानी पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो इसकी ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। और ये जो आखिर में कुछ शब्द हैं, ऊर्ध्व, ऊष्मा, उर्मी, ऊर्जा, ये 15-20 शब्द ऐसे हैं जो बार बार संधियों में आते हैं। तो जब आप संधि पढ़ते हैं या व्याकरण का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप छांटिए कि अच्छा ये 20 शब्द जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन 20 शब्दों को लिखिए ठीक से अलग से, है ना। भाई आपको देखना क्या है जब संधि पढ़ते हैं हम, मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, हालांकि मैं व्याकरण पढ़ाता नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब संधि पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्लस का निशान है, एक पार्टी उसके इस तरफ है और एक पार्टी इस तरफ है। ठीक है। ये जो प्लस का निशान है, इससे एक पद होता है वो यहां होता है, ठीक है, जिसको पूर्व पद बोल सकते हैं, और एक शब्द यहां होता है जिसको उत्तर पद बोल सकते हैं। संधि कहां पकड़ में आती है? ये जो पूर्व पद होता है उसका अंतिम वर्ण हमें पकड़ना होता है। ठीक है। और ये जो उत्तर पद होता है इसका प्रथम वर्ण हमें पकड़ना होता है। हमें इसी की पहचान करनी होती है। जैसे यहां हमें छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा की पहचान करनी होती है तो आएगा ये। हमारे लिए समस्या क्या है? मात्रा छोटे ऊ की आएगी, बड़े ऊ की आएगी। तो आमतौर पे जहां स्त्रीलिंग होती है, अगर ये पहला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है तो उसकी मात्रा ई की और ऊ की आमतौर पे बड़ी मिलती है, 99%। अगर पुल्लिंग है तो मात्रा छोटी मिलेगी। प्लस के पहले की बात कर रहा हूं।
प्लस के बाद में जो शब्द आते हैं वो कितने शब्द है? बहुत ज्यादा शब्द नहीं है संधि में, बहुत ज्यादा मतलब ईष्णा, ईक्षा, है ना, उष्मा, ऊर्जा, ऐसे करके आप छांटेंगे तो 20 एक 25 एक शब्द मिलेंगे। तो उनको कागज पर लिख लो, उनको याद कर लो, कहाँ कहाँ छोटी ऊ की मात्रा आ रही है, कहाँ ये मात्रा छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है। ज्यादा शब्द नहीं है, बहुत छोटे शब्द, कम शब्द है, इनको ठीक से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, मनोज नहीं है, क्योंकि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इसको कैसे लिखा जाएगा? मनः प्लस, मनः प्लस ज। परोपकार गुण संधि का उदाहरण है, पर प्लस उपकार, जल प्लस ऊर्मी, नव प्लस ऊढ़ा। ठीक है, ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। निम्न में से संधि विच्छेद सही नहीं, सही नहीं, हमें कौन छांटना है? गलत छांटना। देखो यहाँ पे भानु, सूर्य और ये पुल्लिंग है, तो भानु की मात्रा छोटी होगी, न की बड़ी, तो यही गलत है। हालांकि संधि तो सही है, संधि विच्छेद गलत है। ठीक है, जैसे आप देखो विधु चंद्रमा पुल्लिंग है तो इसकी मात्रा छोटी है, और वधु स्त्रीलिंग है तो इसकी मात्रा बड़ी है। सरयू नदी स्त्रीलिंग है तो इसकी मात्रा बड़ी है। ये मैंने बार बार देखा है, हालांकि हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी, और मुझे लगता है कि व्याकरण में ट्रिक काम भी करती होंगी, शायद काम करती होंगी व्याकरण। कभी ईश्वर ने चाहा तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये चीजें काम करती होगी। लेकिन अगर हम किसी टॉपिक को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, अगर हमारे पास व्याकरण की 3 किताबें हैं और उन 3 किताबों में से एक टॉपिक लगातार पढ़ा जाए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप देखो वहां पे मामला क्या है, तो मतलब क्या है इसका। ठीक है, विधु प्लस उदय, तो आप ये देखो विधु मतलब चंद्रमा, उदय का मतलब उदय होना, विधुदय का मतलब है चंद्रमा का उदय होना। ऐसे शब्दों का अर्थ समझते हुए पढ़ना चाहिए। वधु उल्लास, वधु मतलब दुल्हन, उल्लास यानी प्रसन्नता, ऐसे शब्दों के अर्थ समझिए, चाहे वो काम नहीं आते तो भी समझिए, समझ के आगे चलिए। ठीक है, निम्न में से सही संधि है, तो शची प्लस इंद्र में शची की मात्रा बड़ी होगी, श्री प्लस ईश, तो यहां पे श के नीचे हलंत नहीं होगा, और परि प्लस ईक्षित में ई की मात्रा बड़ी होगी। केवल फणी प्लस ईश्वर की मात्राएं दोनों सही है। ठीक है, तो 22 नंबर का उत्तर होगा 3 नंबर, सही संधि केवल फणीश्वर की है। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? आजकल ऐसे प्रश्न खूब आने लगे, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? ऐसे प्रश्न खूब आते हैं जिसमें आपको किसी एक शब्द को नहीं छांटना, एक झुंड को छांटना है, एक समूह को छांटना है। तो ये पैटर्न ध्यान में रखें बिल्कुल, इससे आपको अगर गहरी जानकारी होगी तो ये आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। ऐसे प्रश्न अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और वहां आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना भी चाहिए। ठीक है, जैसे सभी शब्द, यानी मान इसमें मान के चलिए जी कि पहले विकल्प में 3 शब्द, 3 में से अगर 2 स्वर संधि के 1 व्यंजन का, तो भी ये पहला नंबर उत्तर नहीं होगा इसका, सभी तीनों के तीनों स्वर के होने चाहिए। तो पहले में तत् प्लस अर्थ, ये तो व्यंजन का हो गया। उत प्लस स्थान, है ना, उत प्लस स्थान, उत प्लस लास, उत्तम प्लस अंग, विद्या प्लस अर्थी, देवी प्लस इच्छा। हालांकि उत्तम प्लस अंग उत्तमांग, ए प्लस ए बराबर आ, विद्या प्लस अर्थी आ प्लस ए बराबर आ, देवी प्लस इच्छा ई प्लस ई बराबर ई। ये बी जो ऑप्शन है इसमें सभी के सभी स्वर संधि के उदाहरण। ठीक है, बाकी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, जैसे निष्ठुर है व्यंजन संधि का उदाहरण है, विषम है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, केवल बी विकल्प एक ऐसा है जिसमें सभी जो उदाहरण है वो स्वर संधि के, तो ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं। देवेश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवी बड़ी मात्रा आएगी और ऐश्वर्य आई की मात्रा आएगी। अब इसको भी देखिए आप, ऐश्वर्य शब्द है वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत बार ये आपके सामने आएगा, तो ऐसे शब्दों को आप ठीक से विशेष रूप से चिन्ह लगाएं इनको, है ना। ऐश्वर्य हो गया, एकता में मात्रा कैसी आएगी? छोटी, एक ही मात्रा आएगी, आई की आएगी, ये सब चीजें हमें देखना चाहिए। एकता होती है, ऐकता होती है, ये कुछ खास शब्द होते हैं जिनसे आप संधि को सही कर सकते हैं। ठीक है, साहित्य इतिहास लेखन में युगीन चेतना की व्याख्या किसने की? काफ ने की। हमने पहले चर्चा की कि तेन ने 3 तत्व बताए, युगीन, जाति, वातावरण और क्षण विशेष, और हडसन ने कवि के व्यक्तित्व की व्याख्या की और काफ ने युगीन चेतना की व्याख्या की।
क्या होती है युगीन चेतना? युगीन चेतना का मतलब ये होता है कि जब कोई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता, यह प्रश्न भी हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन में से आया है। दर्शन का मतलब है दृष्टिकोण, इतिहास लिखने का दृष्टिकोण क्या हो। तो जब कोई हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो हमें उस युग की चेतना के बारे में सोचना चाहिए कि मान लीजिए आदिकाल का समय 1000 से 1350 का समय है, तो 1000 से 1350 के समय के जो जो युग था, उस समय लोग बाग क्या सोचते थे, उस समय की लोगों की परिस्थितियां क्या थी, ये सब सोचना जरूरी है। उसको कहेंगे युगीन चेतना, उस समय की चेतना के बारे में सोचना। ठीक है, तो इसकी चिंता है वो, या इसकी व्याख्या वो काफ ने की थी। 2 नंबर उत्तर सी होगा इसका। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। उपयुक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना कैसे है? पहली बात तो ये, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। आंचल में है दूध, ठीक है, महिला के आंचल में स्तन होते हैं, स्तन में होता है दूध। आंखों में है पानी, आंखों में आंसू होते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि महिला में पालन पोषण की क्षमता होती है, आंचल में है दूध यानी वो पालन पोषण करने में सक्षम है, लेकिन आंखों में है पानी, फिर भी उसका जीवन कष्ट से भरा हुआ, ये इसका अर्थ है। ये व्यंग्यार्थ है, यह व्यंजना शब्द शक्ति है। लेकिन अगर आंखों में है पानी, अब पानी की जगह नीर कर दे तो व्यंग्यार्थ बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आंखों की जगह नेत्रों कर दे तो भी व्यंग्यार्थ बना रहेगा। इसका मतलब है कि जहां शब्द को बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है, वो आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है, निम्न में से कौन से विकल्प में कोई उदाहरण व्यंजन संधि से भिन्न है? निम्न में से कौन से विकल्प में कोई उदाहरण व्यंजन संधि से भिन्न? आपको ऐसा कोई ऑप्शन छांटना है जिसमें से एक भी ऐसा कोई शब्द मिल जाए जो व्यंजन संधि से भिन्न है, तो वो आपका उत्तर होगा। ठीक से पढ़ें इसको, प्रश्न को। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज ही खराब होती है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आते हैं। निम्न में से कौन से विकल्प में कोई उदाहरण व्यंजन संधि से अलग है, यानी व्यंजन संधि का नहीं है? आपको वो छांटना जो व्यंजन संधि का नहीं है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में दुरात्मा है, वो दुह प्लस आत्मा, दुह यानी विसर्ग आएगा। ठीक है, दुह प्लस आत्मा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। बाकी इसमें उत प्लस लेख, अनु प्लस छेद, उत प्लस हरण, उत प्लस चारण, सत प्लस जन, उत प्लस ज्वल, वी प्लस छेद, सम प्लस कल्प, जगत प्लस माता, सभी उदाहरणों। बाकी जो ए, सी और डी में सभी शब्द व्यंजन संधि के। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है, ठीक बात है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है, ये गलत है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली भी अभिधा ही कहलाती है। लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध करवाती है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ भी कहलाता है, ये बात सब सही है। ध्वनिवादियों के अनुसार शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? हमने जब शब्द शक्ति पढ़ा था तब हमने बताया था कि ध्वनिवादियों के अनुसार शब्द शक्ति वो 3 प्रकार की होती है। वैसे भी सामान्यतः शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो तात्पर्य शब्द शक्ति का वो जिक्र नहीं करते। तात्पर्य का जिक्र किया है, किसने किया? मीमांसकों ने किया। अगर कहीं यह प्रश्न भी पूछा जाए कि तात्पर्य नामक शब्द शक्ति का जिक्र किसने किया, तो जो मीमांसा करने वाले जो लोग, जिनको हम कहेंगे मीमांसक, मीमांसा दर्शन, ठीक है, मीमांसक जो लोग हैं, उन्होंने तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की चर्चा की है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में सभी विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है? ए नहीं है इसमें। जैसे एक ये देखिए, पहला उदाहरण देखिए, महापलस उरु, महान है जिसकी, बड़ी है जिसकी जांग, उरु जांग को कहते हैं, तो यह गुण संधि का उदाहरण होगा, महोरु। बाकी सभी बी में और सी में और डी में जो उदाहरण है वो सारे के सारे किसके हैं? विसर्ग संधि के। ये वैसा ही प्रश्न जैसा पहले हमने पढ़ा है।
सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मन हु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपयुक्त में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। हमने जब शब्द शक्ति को पढ़ा था तभी मैंने एक चर्चा की थी कि जहां वस्तुत्प्रेक्ष से अलंकार होगा, जहां वस्तुत्प्रेक्ष से अलंकार होगा वहां हमेशा अभिधा शब्द शक्ति होगी, वस्तुत्प्रेक्ष से अलंकार। ठीक है, ये उसी का उदाहरण है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद है? मुख्यतः दो भेद, प्रयोजनवती और रूढ़ा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको दिक्कत में डाल सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं तो। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। शब्द शक्ति के संबंध में यह विचार किसके हैं? कवि देव का कथन है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वो अभिधा को उत्तम मानते हैं, ठीक है, और व्यंजना को अधम मानते हैं। हालांकि इसमें अलग चर्चाएं हैं, कारण क्या है अलग चर्चा है, लेकिन ये देव का दोहा है और परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुर्त चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ये दई नई है रीति। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो दृग उर्जत आंखों का उलझना, ये एक मुहावरा है। गांठ पड़ना, ये भी मुहावरा है। ठीक है, इस प्रकार के मुहावरों का प्रयोग होने के कारण ये रूढ़ि लक्षण। ठीक है, जहां मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर अन्य अर्थ किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया जाता है, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर अन्य अर्थ किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया जाए तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति की पहली निशानी है कि मुख्यार्थ में बाधा, दूसरी निशानी है कि वहां अन्य अर्थ लिया जाता है, और तीसरी निशानी है कि अन्य अर्थ लेने के आधार दो है। अगर वहां अन्य अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया जाए तो रूढ़ा लक्षणा, और वहां अन्य अर्थ विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया जाए तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सर्वप्रथम काव्य लक्षणों की चर्चा अथवा काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा कहाँ मिलती है? अग्निपुराण में मिलती है। काव्य लक्षण का मतलब है कविता की परिभाषा। काव्य लक्षण का मतलब क्या है? कविता की परिभाषा। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां सबसे पहले हमें कविता की परिभाषा देखने को मिलती है? तो वो अग्निपुराण है। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्य इतिहास के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं किया? वो 5 तत्वों की बात करते हैं, जिसमें सृजन शक्ति है, परंपरा है, वातावरण है, या क्षण विशेष है, या संतुलन है। ऐसे करके वो 5 तत्व देते हैं। असल में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गणपति चंद्रगुप्त ने अपना जो इतिहास है, जिसको हम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं, वो 5 तत्वों को आधार बनाते हुए इसे विकासवाद के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने रचना का विशेष विवरण आदि की बात नहीं की। ठीक है, ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ निश्चित ही काव्य है। यह परिभाषा किसने की? यह काव्य लक्षण आपका जो टॉपिक है। काव्य लक्षण का मतलब है कविता किसे कहते हैं, कविता की निशानी क्या, उसको काव्य लक्षण बोलते हैं। तो वो काव्य लक्षण है, तो उसकी परिभाषा है। वहां से जितने प्रश्न आते हैं, मुझे लगता है इस पेपर में जितने प्रश्न दिए उनमें से एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण परिभाषाएं सारी इसमें आ गई। कई टॉपिक इतने मतलब छोटे हैं कि वहां से प्रश्न बनाने में दिक्कत आती है। भाई ऐसे विलक्षण प्रश्न तो कहां से लाए जाए? 100 प्रश्न का पेपर बनाने में काफी जोर आता। तो रुद्रट की परिभाषा आई। ठीक है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और रस। जो भारतीय जो काव्य शास्त्र है जितना भी है, उन सब में आप संस्कृत की परिभाषा ही ज्यादातर याद करें, वहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्धित आह्लाद कारिणी। उपयुक्त परिभाषा काव्य लक्षण के संदर्भ में किसने दी? कुंतक ने दी। शब्दार्थो सहितो, शब्द और अर्थ जिसमें हो, वक्र कवि व्यापार साधनी, यानी कवि का ऐसा व्यापार जो वक्रता से बड़ा इसमें। क्योंकि हालांकि आप इतना जोड़ना चाहें कि कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था तो भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद आह्लाद कारिणी, यानी वह व्यवस्थित बंधा हुआ होता है, वह प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। आह्लाद कारिणी का मतलब है प्रसन्नता प्रदान करने वाला। ठीक है, तो ये कुंतक की परिभाषा है। तद 200 शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। उपयुक्त परिभाषा काव्य लक्षण के संदर्भ में किसने दी थी? मम्मट की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है काव्य लक्षणों में, और बहुत बार सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तद 200, इसमें काफी शब्दों पर चर्चा भी होती है। तद 200 का मतलब है तत् प्लस ए 200। ठीक है, काव्य वो होगा जिसमें कोई दोष नहीं होगा। तो काव्य की पहली बात, काव्य लक्षण में पहली बात वो क्या करें कि उसमें कोई दोष नहीं हो।
दूसरी बात, शब्दार्थ हो, यानी उसमें शब्द और अर्थ होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, सगुणा। सगुणा का मतलब है कि उसमें गुण हो, दोष उसमें होना नहीं चाहिए और गुण उसमें होना चाहिए। फिर अगली बात, अनअलंकृति। पुनः क्वापी। अब ये इतना टुकड़ा भी कभी कभी परीक्षा में आता है। अनअलंकृति पुनः क्वापी। अनअलंकृति का मतलब है जिसमें अलंकार नहीं हो। अलंकृति शब्द का मतलब क्या होता है? अलंकृति शब्द का मतलब होता है कि जिसमें अलंकार हो, जो अलंकार से युक्त हो। अनअलंकृति का मतलब है जिसमें अलंकार नहीं हो। तो मम्मट कहते हैं कि बिना अलंकार के भी कभी कभी, क्वापी यानी कभी कभी, कविता हो सकती। कविता में आवश्यक क्या क्या चीज है? शब्द और अर्थ और गुण। कविता में क्या नहीं होना चाहिए? दोष। और अलंकार के बारे में कहा, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, बिना अलंकार के भी कभी कभी कविता हो जाती है। ठीक है। यह मम्मट की बहुत अच्छी और बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत और भूषण बिंदु ने विराजई कविता वनिता मित्र। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार काव्य में अलंकारों का महत्व किस आचार्य ने प्रतिपादन किया? तो केशवदास ने किया। केशवदास का प्रसिद्ध उदाहरण है। इस दोहे को मैं यूट्यूब पे पता नहीं कहां कहां कितनी बार बता चुका हूं, यहां नहीं बताऊंगा। शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। काव्य के संबंध में उपयुक्त विचार किसके हैं? तो श्रीपति के हैं। नाम ही दे रखा है इसे। आप इस दोहे में देखेंगे तो नाम ही दे रखा है, लेकिन असल में ये कम पूछे जाते हैं, संभावना इनकी कम रहती है, क्योंकि ये भी काव्य लक्षण के टॉपिक से ही है। हमने यह चर्चा की है कि संस्कृत काव्य शास्त्र जो लिखा गया, चाहे भरतमुनि हो, चाहे भामा हो, दंडी हो, कुंतक हो, आनंद वर्धन हो, अभिनव गुप्त हो, मम्मट हो, बहुत सारे लोगों ने मिलकर संस्कृत काव्य शास्त्र लिखा, अनेक ग्रंथों की रचना की। रीति काल के लोगों ने उसी संस्कृत काव्य शास्त्र को आधार बनाते हुए अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की। इसीलिए वो जब भी कोई परिभाषा देते हैं, चाहे वो काव्य लक्षण की दें, चाहे काव्य हेतु की दें, काव्य प्रयोजन की दें, किसी भी चीज की वो परिभाषा कर देते हैं, रीति काल के जो कवि हैं, रीति काल के जो आचार्य है, वो जब काव्य लक्षणों की परिभाषा आदि देते हैं तो वो संस्कृत के लोगों से कॉपी ही करते हैं। ज्यादातर उन्होंने उनके कॉपी किया है, तो संभावना कम रहती है कि उनकी बात कम पूछी जाए। अगर किसी ने ये गलत किया है तो बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती। कविता क्या है? एक निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, जो चिंतामणि पुस्तक में आता है। उस निबंध की ये पंक्ति और सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछी गई। कविता क्या है? इसी टॉपिक का नाम है काव्य लक्षण। काव्य लक्षण में यही बताया जाता है कि कविता क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल की यह परिभाषा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, आत्मा जब मुक्त हो जाए, आत्मा जैसे मेरी आत्मा के कई बंधन है, एक मेरा नाम बलदेव है, ये मेरी आत्मा के ऊपर बंधन है। एक मेरी जाति हिंदू है, ये मेरी आत्मा के ऊपर बंधन है। एक मैं किसी पद पे हूँ, ये मेरी आत्मा के ऊपर बंधन है। मैं पुरुष हूँ, ये मेरी आत्मा के ऊपर बंधन है। मैं बलशाली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नौर का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, ये सब मेरी आत्मा के ऊपर बंधन है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं न तो पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, मैं न कोई पद पे हूँ, मैं न कोई पुरुष हूँ, न कोई मैं जाति हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं केवल मात्र एक आत्मा हूँ, इस प्रकार से किसी को ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान दशा कहलाती है। आत्मा जब मुक्त हो जाए सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से तो वो ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय कैसे मुक्त होता है? जैसे आप फिल्म देख रहे हैं और फिल्म देखते देखते आप भूल जाते हैं कि सामने कोई नायक या नायिका है। आपको लगता है ये अपने हिस्से के लोग, उनका दुख दर्द आपको अपना दुख दर्द लगता है, उनका संकट आपको अपना संकट लगता है। आप उन्हें आने वाले खतरे से बचाना चाहते हैं। आप उनके साथ इतना जुड़ गए हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप किसी कमरे में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। ये सब आपके दिमाग से हट जाती है, तो आपका हृदय उसके साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब आपका हृदय इस समय सांसारिकता से मुक्त है, अपने आसपास की चीजों से अपने से ही मुक्त है। ठीक है। तो ये हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आनंदित हो जाए, उसका हृदय इस संसार से मुक्त हो जाए, तेरे मेरे की भावना से मुक्त हो जाए, और तब वो ऐसी मुक्ति में उसको जो आनंद आता है, उसको जब वह लिखता है आनंद को, तो वह कविता कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त अवस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता के बारे में ये कथन, ये विचार रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है।
शुक्ल जी की परिभाषा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, परिपूर्ण क्षणों की। जब हम अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, जब हम तेरे मेरे की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, इस प्रकार के भाव जब आते हैं, उस समय जब हम बोलते हैं वो कविता होती है। ये कथन सुमित्रानंदन पंत का है। काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये ऐसे वाक्य है जो बार बार पूछे जाते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ की परिभाषा। हेमचंद्र कहते हैं अदोषो सगुणो सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। जयदेव नहीं कहते शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, ये आनंद वर्धन की परिभाषा है, ये जयदेव की परिभाषा नहीं है। तो ये जो 45 का जो उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में समृद्ध मनोविज्ञान से फूटता है। यह कथन काव्य लक्षण के बारे में किस पाश्चात्य विद्वान का है? ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। एक नेट आदि की परीक्षा में तो ये बहुत बार पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर में सब जगह पूछा जाता है। असल में वर्ड्सवर्थ ने बहुत बड़ी क्रांति की। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जब आपके भीतर इतने भाव भर जाते हैं, जैसे मान लो आपने कोई घटना देखी, आपने कोई दृश्य देखा, तब आपके भीतर ऐसे भाव भर जाते हैं कि वो भाव ओवरफ्लो हो जाए। जैसे बाल्टी के अंदर मतलब पानी की पाइप लगी हुई है, बाल्टी जब भर जाती है तो पानी जब ओवरफ्लो होता है तो बाहर निकलता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक। प्रबल अनुभूतियां यानी आपके भीतर अनुभूतियां इतनी खतरनाक तरीके से उठती है, इतनी प्रबल तरीके से उठती है कि वो ओवरफ्लो हो जाती है, बाहर निकलने लगती है। उनका सहज उद्रेक, उनका सहज रूप से बाहर निकलना है। ठीक है। और वो कहां से आती है ये अनुभूतियां? ये शांति के समय समृद्ध मनोवेगों से। शांति के समय हम कोई चीज को याद करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम याद भी करें। किसी दृश्य को देखकर अचानक भी अनुभूतियां फूट जाती है। लेकिन वर्ड्सवर्थ का यह मानना है कि कविता भीतर के भावों का सहज उच्छलन, कविता भीतर के प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। ये अभी जो लिखा है कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, इसके लिए यूं लिखा आ सकता है कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। छल छला के बाहर निकलता है प्रबल मनोवेग, है ना। ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? अगर इसमें यह प्रश्न कॉलेज में आया था, आजकल ये परंपरा चल पड़ी है कि राहुल सांकरतायन का एक दो कथन परीक्षा में पूछा जाता है। कोई इस प्रश्न में गौर करता तो हिंदी काव्य धारा किताब है वो राहुल सांकरतायन ने लिखी थी। दूसरी बात है कि सिद्धों के ऊपर बहुत अधिक शोध करने वाले और सिद्धों के बारे में हमें प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध करवाने वालों में राहुल सांकरतायन ही सबसे आगे। ये गौर करने की बात तो राहुल सांकरतायन का कथन है, जो कहते हैं कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना। अपभ्रंश के कवि में सिद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं, तो अपभ्रंश के कवियों को भूलना हमारे लिए हानि की वस्तु है ना। हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, तो हिंदी काव्य धारा शब्द भी देख ले तो राहुल सांकरतायन को कर सकते हैं हम, क्योंकि हिंदी काव्य धारा नाम से उन्होंने एक अच्छी पुस्तक बनाई थी 1945। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। जगत गुरु ही गलत है, क्योंकि जगत में तय के नीचे हलंत आएगा, बाकी सभी सही है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य तत्विधा। शब्दार्थ शब्द और अर्थ का सहभाव, सहितो का मतलब है सहभाव, काव्य है, और गद्य और पद्य उसकी दो विधाएं हैं। यह परिभाषा काव्य के संदर्भ में भामह ने दी। ठीक है। किस शैली में इतिहास का निरपेक्ष एवं तटस्थ रहते हुए तथ्यों का क्रमबद्ध एवं क्रमबंध नहीं है? ये कुछ मात्रा संबंधी अशुद्धियां आपको मिलेगी, काफी सुधारने का प्रयास करते हुए रह जाती है। किस शैली में इतिहास का निरपेक्ष एवं तटस्थ रहते हुए तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित संग्रहण करता है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति में करता है। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति का कोई इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन ये जो 4 पद्धतियां होती है इतिहास लेखन की, कालानुक्रम हो गई, वर्णानुक्रम हो गई, वैज्ञानिक पद्धति हो गई और विधेयवादी पद्धति होगी, इसमें से ये जो परिभाषा वो वैज्ञानिक पद्धति की है। अगले 50 प्रश्नों पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।